अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई तमीज नहीं माँ बाप ने से कहीं इस्लाम का जवाब देना होता है। दुरूद शरीफ पढ़ना। ऑटम 22 कहा था, तो उसमें कोई मसला होना तो नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल, यानी आप सवालों में अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये अब जो अगले ये 2-3 लेक्चर हैं ये थोड़े से तगड़े हैं, थोड़े से रिलेटिवली। बस अभी तक इस चैप्टर में कोई बहुत मुश्किल तकलीफ परेशानी चले आप शायद थोड़ी थोड़ी महसूस हो। अगर क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल्स के साथ प्रोबेबिलिटी असाइन हो जाए, किसी वेरिएबल के साथ कोई प्रोबेबिलिटी असाइन हो जाए, मिसाल के तौर पे लीड टाइम के साथ, डिमांड के साथ, यानी सवाल में लिखा मिलता है कि लीड टाइम इतने दिन भी हो सकता है, इसके इतने चांसेस हैं, इतने दिन भी हो सकता है, इसके इतने चांसेस हैं। तो अगर किसी वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटी असाइन हो गई तो फिर फर्क, एक तो फर्क ये पड़ेगा, बाकी आगे जो एडवांस चीज है वो तो है। एक फर्क ये पड़ेगा कि जब हम इनका एवरेज ले रहे होंगे तो क्यूएम, चूंकि आप इम्तियाजी नंबरों से पास करके आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी में एवरेज कैसे निकालते हैं अगर डाटा में प्रोबेबिलिटी है तो? एफ एक्स, अच्छा प्रोबेबिलिटी को एफ कहते होंगे, चलिए पी, हाँ जी, पी एक्स करके अच्छा ये ना सम पी एक्स। तो फिर आप एवरेज ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जो कल क्वेश्चन में एवरेज डिमांड या एवरेज लीड टाइम कैलकुलेट की थी, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, फिर ऐसे नहीं करेंगे, समेशन पी एक्स करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर डिमांड 200 यूनिट्स भी हो सकती है, इसके चांसेस 0.3 हैं। 300 यूनिट्स भी हो सकती है, इसके चांसेस 0.6 हैं। और 500 यूनिट्स भी हो सकती है, इसके चांसेस 0.1 हैं। तो फिर एवरेज डिमांड 200 प्लस 500 बाय 2 नहीं करनी, फिर एवरेज डिमांड होगी 200 के 0.3 चांसेस हैं, 300 के 0.6 चांसेस हैं और 500 के 0.1 है, 2/3। फिर ऐसे होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर सवाल में डाटा में किसी चीज के साथ प्रोबेबिलिटी असाइंड है तो फिर एवरेज निकालने का तरीका समेशन पी एक्स होगा। है ये नहीं आ रहा? पता नहीं, मैं तो सुनी सुनाई बात पे यकीन किया। 290 तो अगर सवाल में किसी चीज की प्रोबेबिलिटीज हैं
तो एक बेसिक सा फर्क तो ये पड़ेगा कि वो चीज एवरेज करनी होगी तो ऐसे नहीं होगी, समेशन पी एक्स करके होगी। एक तो ये फर्क पड़ेगा। जो कल कर रहे थे ना रीऑर्डर लेवल का फार्मूला, अगर अनसर्टेनिटी है तो मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम लीड टाइम, सेफ्टी स्टॉक ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज। तो ये जो फार्मूले थे ये कल तक जो पढ़े थे, इनमें कहां क्या चेंज आ जाएगी अगर प्रोबेबिलिटी मिक्स हो गई, तो अब से ऑनवर्ड ये चीज पढ़ाने लगा। लेकिन अब से ऑनवर्ड जो पढ़ाने लगा हूं उसके लिए ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सोच, इसका एक फार्मूला बना के देना है मैंने, फिर बताता हूं कि हम अब करने क्या लगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टॉक आउट कॉस्ट। ये फार्मूला एक बता दूं, फिर इसको यूज करना होगा मैंने कि ये अब हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में। तो पहले बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट क्या है कि कस्टमर हमसे चीज मांगने आएगा और हमारे पास नहीं होगी, तो इस पे हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी, वो मार के जाएगा, फिर हमारा इलाज कराना पड़ेगा, फिर इलाज पे खर्चा आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइप चीज आ जाएगी कि अगर हमारे पास चीज पड़ी होती तो हम बेच लेते, बेच के कमा लेते, तो इसको स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। इसकी एक सबसे मशहूर मिसाल जो सवालों में होगी वो तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है। एक और मिसाल ये हो सकती है कि हमने किसी कस्टमर से ऑलरेडी वादा किया हुआ है कि आपको रोजाना इतने यूनिट्स तो सप्लाई करेंगे, तो अगर किसी वजह से हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया और कस्टमर को नहीं भेज सकेंगे, तो हो सकता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जिस दिन सुस्ती हुई तो पेनल्टी पड़ेगी, तो ये भी स्टॉक आउट कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब यह है कि हम अगर हमारे पास स्टॉक में चीजें होती तो हम बेच लेते, फायदा उठाते। स्टॉक में चूंकि नहीं है तो वो फायदा नहीं उठा सकेंगे, तो ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। और स्टॉक में चीजें नहीं है, कस्टमर नाराज हो जाएगा, कोई पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ये भी स्टॉक आउट कॉस्ट है। इसकी सवालों में कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी ये मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाने लगा। तो एक सवाल लिखें, फिर मैं उसको सॉल्व करके इसका फार्मूला डराइव करके देता हूं। उतना लिखा, चलें सवाल लिखें। डिमांड पर डे 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। एनुअल डिमांड 108,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 रुपए जी, 108,000। डाटा रिपीट कर रहा हूं, डिमांड पर डे है 300 यूनिट्स, एनुअल डिमांड है 108,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 30 रुपए। OQ 27,000 यूनिट्स है, 27,000। लीड टाइम, अच्छा ये जो लीड टाइम है ये मैं दो हिस्सों में बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी और डेज। जैसे ये डिमांड बताई थी ना, इस तरह लीड टाइम बता रहा हूं।
प्रोबेबिलिटी और डेज। 0.4 चांस है कि 12 डेज लगेंगे। लीड टाइम इस शक्ल में बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बताऊंगा और डेज बताऊंगा। तो 0.4 चांस है कि 12 डेज लगेंगे। 0.3 चांस है कि 16 डेज लगेंगे। फिर से 0.3 चांस है कि 18 दिन लगेंगे। मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर, total stock out cost for the year if ROL is 4500 units। अगर ROL 4500 यूनिट्स है, स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने के लिए ना एक 4 कॉलम का टेबल बनेगा। प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट, और ये तीनों कॉलम यूनिट्स के हैं। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम से क्या मतलब लग रहा है? लीड टाइम के दौरान यानी अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो कितने यूनिट्स खरीदने कस्टमर आएगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कितने यूनिट्स या कितने किलो रॉ मटेरियल बनाएंगे। नहीं, हम लोग ये जो ROL पढ़ रहे हैं कि कितना रह जाए तो नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल की बात हो रही है। हम इसमें इस चैप्टर में तो हम खरीदने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो तो टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब लीड टाइम के दौरान कितना मटेरियल इस्तेमाल होने की फैक्ट्री वाले हमें वो रिक्विजिशन भेजेंगे। तो इस सवाल में लीड टाइम 12 दिन भी लग सकते हैं। अगर 12 दिन लगे तो हर रोज कस्टमर 300 यूनिट्स खरीदने आएंगे, तो टोटल 12 दिनों में कस्टमर्स इतने यूनिट्स खरीदने हमसे आएंगे। लेकिन क्या 12 दिन ही लगेंगे? नहीं, इस बात के चांसेस 0.4 है। इसी तरह 16 दिन भी लग सकते हैं। 16 दिन लगे तो इन 16 दिनों में कस्टमर कितने यूनिट्स खरीदने आएंगे? 4800। लेकिन क्या 16 दिन ही लगेंगे? इस बात के चांसेस 0.3 हैं। हो सकता है 18 दिन लग जाए। तो अगर 18 दिन लग गए तो कस्टमर टोटल कितने यूनिट्स खरीदने आएंगे? 50। और ऐसा होगा, इस बात के चांसेस 0.3। ROL अगर 4500 यूनिट्स है तो क्या कॉन्सेप्ट है? 4500 यूनिट्स क्या हैं, कितने हैं? ठीक है, इतने हो जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर दें। इतने क्यों? इसके पीछे साइंस क्या है? हैं? अच्छा, शायद मैं ही ठीक नहीं बात पूछ रहा, खुद ही बता देता हूं।
ये जो 4500 यूनिट्स अगर बिजनेस ने आरओएल रखा हुआ है तो इसका मतलब है बिजनेस ने जब तक सामान नहीं पहुंचता लीड टाइम के दौरान इनसे काम चलाना है। आरओएल 4500 का मतलब है कि जब तक सामान नहीं पहुंचता तो उन दिनों में इन्हीं से ही कस्टमर को चीजें उठा के बेचेंगे, यानी ये वो सामान है जो लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल होना है। ये आरओएल का कॉन्सेप्ट है ना। तो आरओएल में अगर 4500 यूनिट्स रखा हुआ है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट को लग रहा है कि लीड टाइम के दौरान जब भी कस्टमर यूनिट्स मांगने आएंगे तो हमने यहीं से निकाल के बेचने। कितना आरओएल रखा हुआ है इस सवाल में? 4500। तो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर इतने यूनिट्स मांगने आए तो इससे काम चल जाएगा, यानी स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कस्टमर इतने यूनिट्स मांगने आ जाए तो हम कितने यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे, ये स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट का मतलब है कि हम जितने यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे, ये स्टॉक आउट है। अच्छा, हम सारी दुनिया को बेचना चाहते हैं, नहीं बेच पा रहे, ये स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट क्या है? जितने कस्टमर हमारी दुकान पे आ रहे हैं, वो जो कस्टमर आ रहे हैं और हम उनको नहीं बेच सकेंगे तो जितने नहीं बेच सकेंगे वो स्टॉक आउट है। और यह भी हो सकता है कि लीड टाइम के दौरान कस्टमर टोटल इतने यूनिट्स खरीदने आ जाएं लेकिन हमारे पास इतने होंगे तो कितने नहीं बेच सकेंगे, ये स्टॉक आउट। जी, मैंने सवाल में बताया था रिक्वायरमेंट में, ये मैंने आरओएल रिक्वायरमेंट में लिखवाया है। ये करता हूं बात अभी। 300 यूनिट स्टॉक आउट भी हो सकता है, 900 यूनिट्स भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं, तो कोई एवरेज शक्ल बना लेते हैं। एवरेज स्टॉक आउट अगर हम निकालना चाहें, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, तो कैसे? 300 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, इस बात के चांसेस 0.3 हैं, और 900 का होगा, इस बात के चांसेस 0.3 हैं, 360। अब जब हम इतने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे तो इसमें हमारी कॉस्ट क्या है? वो जो 30 रुपए कमा सकते थे नहीं कमा सकेंगे, तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगी 360 यूनिट्स इंटू 30। यहां तक कोई एतराज परेशानी? मैंने सवाल में पूछा है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर, पूरे साल का। तो कस्टमर हमसे यूनिट्स खरीदने आएंगे, हमारे पास नहीं होंगे, वो हमारी बेइज्जती करके चले जाएंगे, तो साल में हम कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे? साल में कितनी दफा जलील हूं? एक दफा स्प्रिंग अटेम्प्ट, एक दफा ऑटम अटेम्प्ट। साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएं भाई? एनुअल डिमांड। ये सारी कैलकुलेशन कब हो रही है? इस सारी कैलकुलेशन की टाइमिंग क्या है? ये एक ऑर्डर की सारी कहानी है कि जब स्टोर में इतना सामान रह जाएगा तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और ऑर्डर पहुंचने में जितना टाइम लगेगा तो इतने यूनिट्स की डिमांड आएगी। ये एक दफा ऑर्डर करने की कहानी है। तो साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे हम? जितनी दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हमने साल में कितनी दफा ऑर्डर प्लेस करना है? 108,000 ओवर 27। देखें, ये ना टेबल जो बना हुआ है, ये एक दफा की बात हो रही है कि एक दफा जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इतने दिन लग सकते हैं आने में। ये एक दफा के ऑर्डर का टेबल है, और एक दफा में इतने यूनिट्स हम नहीं बेच पाएंगे, तो जब भी ऑर्डर दिया करेंगे तब तब ये मसला होगा। तो पूरे साल की कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आंसर आ गया? 43,200। ये है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। अब अगर इसका फार्मूला, ये तो चले अभी डिराइव कर दिया, याद रख लें, तो ये हो गए एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स जो ऊपर वाले टेबल से निकलेंगे। ये स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, और ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स। दिए होते तो ठीक है, नहीं तो एनुअल डिमांड ओवर OQ
ये तो इस चैप्टर के शुरू में भी करते थे। ये है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब इसको यूज करता हूं कि ये करने क्या लगे हम। इस कैलकुलेशन में कोई एतराज है तो पूछ लें, फिर जिस टॉपिक के लिए ये सब पढ़ाया है तो फिर उस टॉपिक पे आता हूं मैं। इस पे कोई परेशानी एतराज? चलें अब इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल ये है कि कल सीखा था कि आरओएल कितना, सेफ्टी स्टॉक कितना, इसके फार्मूले बनाए थे। और आरओएल कैलकुलेट करने के पीछे जो साइंस होती है वो एहतियात है। क्या एहतियात है? ताकि जब तक सामान पहुंचे तो स्टॉक आउट ना हो। तो ये एहतियात का कॉन्सेप्ट है। आपने ना सड़क क्रॉस करनी है और आप सड़क के किनारे खड़े हैं, वो ट्रैफिक आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आप सड़क क्रॉस करने लगे। तो कभी बचपन में अगर किसी बड़े के साथ सड़क क्रॉस की हो तो बच्चे को शौक हो रहा होता है कि ऐसे ऐसे हो, तो बड़ा जो है पकड़ के उसको पीछे कर रहा होगा। तो आप एहतियात क्या कर रहे हैं कि पीछे हो रहे हैं क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं। अब आपने ना अखीर एहतियात की, आप और पीछे हो गए, और पीछे हो गए, और पीछे हो गए, तो इधर से गाड़ी मार गई आगे। तो अब इस अखीर एहतियात में क्या नुकसान हुआ? जो एक साइड का रिस्क देख रहे थे उससे तो बच गए, दूसरी जगह से मार पड़ गई। अच्छा, एक और मिसाल, आपका मोबाइल होगा, कितने का होगा? कितने का? चलो 30,000 का कर लेते हैं। अब 30,000 का मोबाइल है तो गिर भी सकता है, छीन लिया तो अलग बात है, गिरने की बात करो, गिर गया, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपने ना एक बड़ा स्पेशल किस्म का केस उस पर चढ़ाया। अब वो इतना जबरदस्त है कि आप पहाड़ से भी फेंकेंगे तो मोबाइल नहीं टूटेगा, चूल्हे पे भी रख देंगे तो मोबाइल को कुछ नहीं होगा। तो अब मोबाइल आपका सिक्योर है। वो जो केसिंग है वो 1.5 लाख रुपए की है। तो मोबाइल बच गया तो ठीक है, 1.5 लाख की केसिंग चढ़ा दे मोबाइल, क्यों नहीं? देखिए, हम जो 30,000 का नुकसान बचाना चाह रहे हैं, उस 30,000 के नुकसान को बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो नहीं है, अकलमंदी नहीं। तो कल हम लोग जो आरओएल कैलकुलेट कर रहे थे, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, तो इससे फायदा क्या था? मैक्सिमम, मैक्सिमम पीछे हो गए हम, तो इसका फायदा क्या है? स्टॉक आउट नहीं होगा, तो स्टॉक आउट कॉस्ट बचा ली। चलो अगर स्टॉक आउट हो भी जाता तो ठीक है, 40-45,000 का फर्क पड़ जाता, लेकिन बहुत ज्यादा आरओएल रखने से होल्डिंग कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी?
आरओएल ज्यादा रखने से होल्डिंग कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी भी? होल्डिंग कॉस्ट के फार्मूले में क्या आरओएल आता है? फिर सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। आरओएल ज्यादा होगा तो सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होगा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू OQ बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होगा तो एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा होगी, तो हां टोटल होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। तो अगर आरओएल डिसाइड करना है तो कल हम सिर्फ एक एंगल देख रहे थे कि बस स्टॉक आउट बच जाए, लेकिन अब दूसरा एंगल भी देखना पड़ेगा कि हम जिससे बचना चाह रहे हैं कहीं बचने की कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है। तो इसलिए कल जो चीज पढ़ाई थी वो अधूरी चीज थी। और सवालों को देख के कैसे पता चलेगा? वो नहीं होगा जो अब बताने लगा हूं, सवालों में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब हम करने लगे हैं डिसीजन रिगार्डिंग आरओएल। सवाल आरओएल के एतबार से भी हो सकता है और सेफ्टी स्टॉक के एतबार से भी हो सकता है। ऑल्सो कंसिडरिंग चांसेस ऑफ स्टॉक आउट। अब हम ना चांसेस को भी कंसिडर कर रहे होंगे। तो अगर सवाल में ये चांसेस, प्रोबेबिलिटी और फिर पूछ रहा है कौन सा आरओएल बेहतर है, तो फिर ये वाला टॉपिक। कल जो सवाल में आरओएल कैलकुलेट किया था उसमें कहीं चांसेस की बात थी कोई? तो बस फिर वो था जो कल पढ़ा था, आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। लेकिन अगर चांसेस आ रहे हैं, चांसेस, प्रोबेबिलिटी, ये जो अभी आज सिखाने लगा हूं, तो फिर वो ये वाला टॉपिक। सवाल पूछ रहा होगा कि कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा आरओएल बेहतर है, या फॉलोइंग में से कौन सा सेफ्टी स्टॉक बेहतर है, तो फिर वो ये वाला टॉपिक है। इस सवाल की ये पहचान है, आपको चांसेस या प्रोबेबिलिटीज का जिक्र मिलेगा तो ये वाला टॉपिक है। अब चूंकि डिसीजन है और आपको कुछ ऑप्शंस दी होंगी, तो उनमें से कौन सी ऑप्शन चूज करें? जहां पर कॉस्ट कम है, तो कौन सी कॉस्ट? इस सारे डिसीजन के लिए कौन कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है? यहां पर टोटल ऑर्डर कॉस्ट रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि OQ का फैसला हो चुका हुआ है। अब यहां पर रेलेवेंट है दो चीजें, स्टॉक आउट कॉस्ट रेलेवेंट है और होल्डिंग कॉस्ट रेलेवेंट। क्योंकि अगर आरओएल थोड़ा होगा, ये थोड़ा होगा, तो स्टॉक आउट ज्यादा होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा होगी। हां फायदा भी है, आरओएल थोड़ा होगा तो सेफ्टी स्टॉक थोड़ा होगा, होल्डिंग कॉस्ट कम आएगी। यानी आरओएल कम रखने से होल्डिंग कॉस्ट में बचत है, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा है। और अगर आरओएल ज्यादा कर लेते हैं तो स्टॉक आउट कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो हमें इनमें से वो ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी नहीं, यहां पर इक्वल वाला काम नहीं होगा, वो OQ में होता था। यहां इक्वल वाला काम नहीं होगा, यहां पर सिर्फ हमें यही करना वाहिद हल है, वेयर द सम ऑफ टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते होते हैं? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होती है ऐसे। तो हम आरओएल कम रखें या ज्यादा रखें, इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं। तो आप टोटल होल्डिंग कॉस्ट पूरी भी निकाल सकते हैं और सिर्फ सेफ्टी स्टॉक की भी निकाल सकते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक की निकाल लेते हैं, टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर। और दूसरी चीज टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। जहां पर इन दोनों का सम इज लोएस्ट, तो वो ऑप्शन बेहतर है।
ये आपसे आरओएल स्टाइल का सवाल भी पूछा जा सकता है जो आज करा रहा हूं, और सेफ्टी स्टॉक स्टाइल का भी पूछा जा सकता है जो कल कराऊंगा। काम एक जैसा ही होगा। तो अभी आज मैं आरओएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो जो ऑप्शंस दी होंगी, और ऑप्शंस दी होंगी, अगर ना दी हो तो इस अगर का जवाब भी इंशाल्लाह कल दूंगा। आज तो ऑप्शंस दी ही होंगी। तो जो आरओएल की ऑप्शन है कि इनमें से कौन सी बेहतर है, तो हम हर ऑप्शन के ऊपर ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, और जहां उनका ग्रैंड टोटल लोएस्ट होगा तो वो बेहतर ऑप्शन है। चलें जी, सवाल लिखें। वो नोटेड? एनुअल डिमांड 180,000, एनुअल डिमांड 180, 1,80,000 यूनिट्स। ओक्यू 60,000, 60,000 यूनिट्स। लीड टाइम 22 दिन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 रुपए, 25। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 35 रुपए, 35। क्या रह गया? डिमांड, डिमांड पर डे, डिमांड पर डे। दो चीजें बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी और यूनिट्स। .5 380 यूनिट्स, 380 यूनिट्स। 0.4 600 यूनिट्स, और 0.1 700 यूनिट्स। डिमांड रिपीट कर रहा हूं, 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि 380 यूनिट्स होंगे, 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि 600 यूनिट्स होंगे, और 0.1 है कि 700 होंगे। डिमांड बता दी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दिया, एनुअल डिमांड बता दी, ओक्यू बता दिया, लीड टाइम बता दिया, होल्डिंग कॉस्ट बता दी। रिक्वायर्ड है मुझसे which of the following ROL is better, which of the following ROL is better? Part A 11,500 यूनिट्स, और पार्ट बी 13,000 यूनिट्स। $11,500 और 13,000। तो कैसे पता कि ये आज वाले टॉपिक का सवाल है, कल वाला नहीं है? मतलब मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम क्यों ना करें? प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं और सवाल पूछा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, तो फिर वो मैक्सिमम मैक्सिमम वाली बात खत्म हो गई। तो हमें दोनों ऑप्शंस पे सॉल्व करना पड़ेगा।
एक ऑप्शन है ROL इज इक्वल टू 11,500। तो हमने इस ऑप्शन पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकालना है। तो पहले सेफ्टी स्टॉक तो निकालें। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। तो एवरेज डिमांड कितनी है एवरेज डिमांड पर डे 500 इंटू एवरेज लीड टाइम 22। एवरेज डिमांड पर डे ये वो प्रोबेबिलिटी वाले टेबल से निकलेगी ना, समेशन पी एक्स करके। और लीड टाइम तो दिया ही एक है, कितना आ गया, कितना, बस 500। अच्छा, अगर इसका आंसर माइनस में आ जाता तो क्यों आता? ROL 10,000 है, ROL 10,000 है, तो फिर अगर इसका आंसर माइनस में आ रहा है तो उसका अंदर सेफ्टी नहीं है, भाई माइनस सेफ्टी थोड़ी होगी। तो अगर इस फार्मूले का आंसर माइनस में आ गया तो बस सेफ्टी स्टॉक 0 है। फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट ₹35 इंटू सेफ्टी स्टॉक 17,500। एक ये निकलेगी और एक निकलेगी स्टॉक आउट कॉस्ट। बाईस दिन में 380 यूनिट्स पर डे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, 22 दिन में 600 पर डे भी हो सकते हैं, और 22 दिन में 700 पर डे भी हो सकते हैं। 380 पर डे होंगे, यानी टोटल इस बात के चांसेस 0.5 हैं। 600 पर डे होंगे यानी 13, इसके चांसेस 0.4 हैं। और 15,400 होंगे, इसके चांसेस 0.1 है। और इस वक्त हम लोग ऑप्शन ए 11,500 की बात कर रहे हैं। अगर ये सिनेरियो हुआ तो हमारे पास काफी यूनिट्स होंगे, कोई कस्टमर नाराज नहीं जाएगा किधर। लेकिन अगर इतनी डिमांड हो गई तो हमारे पास इतने यूनिट्स नहीं होंगे, तो हमें इनकार करना पड़ेगा 1700 यूनिट्स को और यहां 3900 को। तो अगर हम इसका एवरेज करें 1700 इंटू 0.4 प्लस 3900 इंटू 0.1 10, और ये हो गया एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। एक यूनिट पे नुकसान हुआ 25, और साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएं? 3 दफा। $80,250 जी जी जी। तो ROL हर दफा इतना ही रखेंगे ना, हमने ROL जो डिसाइड कर लिया, तो ROL तो फिर पूरे साल यही अप्लाई होगा। जब भी इतने यूनिट्स तक पहुंचेंगे ऑर्डर प्लेस कर दिया करेंगे। तो इस ऑप्शन पे इन दोनों का ग्रैंड टोटल हो गया 17,500 प्लस 8,0250 9,750। ऑप्शन बी करें सॉल्व, आप लोग करें ऑप्शन बी सॉल्व।
हाँ जी, कितना आया? 90, बिल्कुल सही है। सेफ्टी स्टॉक 200, तो 90 जी। इसका फार्मूला समझ नहीं आया। हाँ, मैंने कहा था टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकाल रहे हैं हम, अभी लिख के तो दिया था। असल में होता है टोटल होल्डिंग कॉस्ट पूरी एवरेज इन्वेंट्री का OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू 35 रुपए। तो हम चूंकि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ROL इतना रखें या उतना रखें, इस पे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ दिया बीच में से। अगर इसको शामिल करना है ठीक है, डिसीजन तो सेम आएगा, कर लें, शामिल कर लें, कोई मसला नहीं है। 94,000 और इनमें से बेहतर 94, यानी बी बेहतर है। अच्छा जी, अब आप देखें सवाल स्प्रिंग 22 पे आ जाए, मिल मिला के करते हैं। नहीं, स्प्रिंग 18 मिल मिला के कर लेते हैं। स्प्रिंग 18 स्प्रिंग 18 खान लिमिटेड, पढ़ लें, करते हैं मिल मिला के।
स्प्रिंग 18 खान लिमिटेड पढ़ लें, करते हैं। स्प्रिंग 18 कहा है पढ़ने को? कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? इनमें से कौन सा रीऑर्डर लेवल चुने जिसपे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? तो ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो हमें रीऑर्डर लेवल फॉलोइंग 3 में से चूज करने हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं। स्प्रिंग 18 हमारे पास आरओएल की ऑप्शंस सवाल में क्या है? एक है 1000 यूनिट्स, एक है 450 यूनिट्स, और एक ये क्या है? तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड टाइम। हाँ जी, एवरेज। ये जो समेशन पीएक्स होता है ना, समेशन पीएक्स, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। तो जो समेशन पीएक्स होगा टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का, तीसरी वो ऑप्शन है। ये जो तीसरी ऑप्शन है एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, इसका मतलब समेशन पीएक्स वाली डिमांड है। तो क्या क्या हो सकता है? 700 नहीं, पहली ऑप्शन क्या है? पहला सिनेरियो क्या है? अरे नहीं नहीं भाई, जो टेबल दिया हुआ है, अच्छा 1000 ही है, मीटर इतना चक्कर लगवाया, 1000 ही है। 1000 होगी इसके चांसेस, 660 होगी इसके चांसेस, और इसके चांसेस 720। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिन पे सवाल सॉल्व करना। तो एक मैं करता हूं, बाकी 2 आप करते हैं अभी। एक है जी 1000, बल्कि 720 कर देता हूं, चले 720 वाला कर देता हूं मैं। ए और बी फिर आप कर रहे हैं, अभी 720 वाला कर रहा हूं मैं। अगर हम 720 पे चलते हैं तो सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल, ये आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज 720। एवरेज इंटू एवरेज तो 720 ही है, तो 0। लीड टाइम के दौरान 1000 भी हो सकते हैं, 660 भी हो सकते हैं, 450 भी हो सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिए, वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है? नहीं, बेशक वो ऊपर 1 मंथ लिखा हुआ है, लेकिन अगर 2 मंथ भी लिखा होता फिर भी मैं यही 1000, 660 और 450 ही लिख देता। हाँ है लीड टाइम। ये जो उसने टेबल में दिया हुआ है ना, उसने डिमांड पर मंथ नहीं दी हुई, यानी वो जो मैंने ब्रैकेट में इनटू करना था वो करने के बाद का ही फिगर दिया हुआ है उसने। अगर ऊपर वाले पैराग्राफ में लीड टाइम 1 मंथ की बजाय 2 मंथ भी होता
तो मैंने इस लाल वाले ब्रैकेट में क्या करना था, यूनिट्स पर मंथ इंटू 2, तो उसके बावजूद 1660 और 450 ही लिखूंगा, क्योंकि ये इन्होंने टेबल में ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ही दिया हुआ है। क्योंकि इसमें इन्होंने अंग्रेजी क्या लिखी है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड ड्यूरिंग लीड टाइम, वो मल्टीप्लाई करके दे दिया हुआ है। कितने चांसेस हैं 1000 होगा, 0.3, 0.5, 0.2, और इस वक्त मैं ROL सॉल्व कर रहा हूं 720। कितना, 280, नहीं जितना चाहिए उससे ज्यादा होगा स्टॉक में, तो एवरेज स्टॉक आउट हो गया 280 इंटू 0.3, 84, 84 इंटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए, इंटू साल में कितनी दफा बेइज्जती कराएंगे हम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए एनुअल डिमांड, किधर है एनुअल डिमांड, 86, तो OQ ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम EOQ फॉलो करते हैं, तो EOQ निकाल लेते हैं, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 6750 ओवर कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 1080, 1080, बस 8, टू 6 डबल 8 0। तो इस ऑप्शन पे टोटल रेलिवेंट कॉस्ट हो गई 0 प्लस 26880, यानी 26880। ए और बी ऑप्शन आप करें सॉल्व। इसमें कोई परेशानी तकलीफ, पार्ट ए और बी आप करिए अभी। एक टेबल में कैसे, इसके 3 आंसर अलग अलग कैसे निकालेंगे आप, लेकिन ROL अलग अलग है ना। करके देख लें, करके देख लें, करके देख लें, बिल्कुल आपको भी समझ आए, पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए, करके देख लें।
जब 450 पे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी जीरो। अभी बताया था ना यार, सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला अगर माइनस में आंसर दे रहा है तो जीरो सेफ्टी स्टॉक है।
हाँ जी, दोनों ऑप्शंस डन। कोई मुश्किल तकलीफ? तो फिर एक सवाल तो होमवर्क आप कर ही देंगे। एक होमवर्क कर दीजिए आप, स्प्रिंग बाइस। हाँ जी, स्प्रिंग बाइस, नाइजीरिया लिमिटेड। इसमें ऐसा ही है तकरीबन, एनुअल डिमांड। इसमें ईओक्यू निकालनी थी, इसमें पहले आपको एनुअल डिमांड निकालनी पड़ेगी। तो बाकी इस जैसा ही है। स्प्रिंग बाइस करके आइएगा। चलें, कल फिर और ऊंचे सवाल करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।